नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। डीजे की धमक से गिरी छत का मामला, हाईकोर्ट ने जनहित के रूप में की सुनवाई। शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी, वेतन आहरण में दिखेगा फर्क। एयू में भ्रष्टाचार का आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। और शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डीजे की तेज आवाज से छज्जा गिरने से बच्चे की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने केस को जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। इस दौरान एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन भारत ने कहा कि डीजे की आवाज से ही नहीं बल्कि डीजे के टकराने से छज्जा गिरा है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि क्या आपने घर बनवाने ठेका ले लिया है। साथ ही बिलासपुर कलेक्टर को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। दरअसल 30 मार्च यानी रविवार को मल्हार के केवटपारा में डीजे की तेज आवाज से छज्जा गिरने से 4 बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए थे। इनमें एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मीडिया में आई इस खबरों पर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने खुद संज्ञान लिया। चीफ सेक्रेटरी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने डीजे संचालक, ड्राइवर और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं डीजे संचालक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आयोजनकर्ताओं में 4 नामजद हैं जो घटना के बाद से फरार है। दर्ज डीजे में पुलिस ने बताया है कि मेटाडोर के टकराने से छज्जा गिरा है। इस पर वकीलों ने सवाल उठाए हैं। वकीलों ने कहा कि अगर वाहन में रखे डीजे के सामान के टकराने से मकान का छज्जा गिरा और हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है। जाहिर है कि पुलिस की इस एफआईआर का फायदा डीजे संचालक और आयोजकों को मिलेगा। आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस का यह षड्यंत्र है। जिले में 8वीं कक्षा की परीक्षा बुधवार को संपन्न हुई, जहां अपने अपने परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने संस्कृत विषय का पर्चा दिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए इस वर्ष शासन ने फिर 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने का निर्णय लिया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा ली गई, जहां बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर ही प्रश्न पत्रों के निर्धारण के साथ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जिसका परिपालन कर शिक्षा विभाग द्वारा 5वीं और 8वीं की कक्षा की परीक्षा आयोजित कराई गई, जो अब संपन्न हो गई है। जिसके बाद मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में विभाग का अमला जुट गया है। आज 8वीं का संस्कृत का परीक्षा था। आज अंतिम परीक्षा था। 5वीं 8वीं इस तरह से ख़त्म हो गए। 2 मीडियम के यहाँ बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में 46 दर्ज थे, पूरे प्रेजेंट थे, कोई एब्सेंट नहीं। इंग्लिश मीडियम में 48 में 46 प्रेजेंट थे और 2 एब्सेंट। उत्तर पुस्तिकाओं को 2 किस्त में भेजने का था, बंडल बना करके। एक बार 28 को भेजा गया और कल भेजा जाएगा। और मूल्यांकन तारबहार स्कूल में चल रहा है 5वीं और 8वीं का। यहाँ के शिक्षक वहाँ मूल्यांकन करने के लिए गए हैं। मंगलवार को तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यादव समाज द्वारा आयोजित इस समारोह में समाज के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम बिलासपुर युवा यादव समाज के अध्यक्ष अमित यादव और उनके साथियों की उपस्थितियों में अतिथियों द्वारा हाल ही में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंचों सहित समाज के 50 से अधिक जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने कार्यक्रम में शिरकत कर सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने यादव समाज की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि समाज को संगठित रखने और विकास की ओर अग्रसर करने में सभी की भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर युवा यादव समाज के अध्यक्ष अमित यादव का जन्मदिन भी
मनाया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। अमित यादव ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी समाजजनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को एक मंच पर लाकर उनके अधिकारों और उद्देश्यों से अवगत कराना है। बहुत खुशी हो रही है बिलासपुर आकर। काफी लंबा समय हो गया था और जिस उत्साह से सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण, सभी साथीगण यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत स्वागत सब लोगों ने किया, उस सबसे मिलकर खुशी हुई। आज मैं यहाँ यादव समाज के कार्यक्रम में आया हूँ। हमारे समाज के सभी सम्मानित बंधुओं के साथ यहाँ समय बिताएंगे। अभी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और मैं सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के क्या काम चल रहे हैं ये सबके सामने है। विगत 1.5 सालों में सरकार की कोई दिशा तय नहीं हो पाई है और पावर सेंटर कौन है इसकी अभी तक स्पष्टता नहीं आई है। कुर्सी की खींचातानी चल रही है और यही हम बिलासपुर में भी देखते हैं। देखिए, ऐसा है, ये सरकार की रुचि बस इतनी सी है कि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए। जो भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज बंद करने के लिए वो अपनी जो पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे ना हम डरते हैं ना डरने वाले हैं। ये राजनीतिक रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। ईडी और सीबीआई का उपयोग पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन के नेताओं को कमजोर करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। आज हमारे जितने नवनिर्वाचित यादव समाज के जनप्रतिनिधि हैं, आज कार्यक्रम चल रहा है झूलेलाल मंगलम में, जिसमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, जो कि हमारे यादव समाज से जितने भी जिला पंचायत, जनपद, सरपंच, उप सरपंच सब जीत के आए हैं, उसका एक हम लोग सम्मान समारोह रखे हैं ताकि जो जीत के आए हैं उनका मनोबल बढ़े और आने वाले समय में जो भी कुछ पीछे रह गए हैं वो आने वाले समय में चुनाव लड़े और जीत के आए। और हमारा ये उद्देश्य ये है कि यादव समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और नवरात्रि की पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के आह्वान पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के पेंशनर्स विरोधी नीतियों के विरुद्ध पूरे भारत में सभी प्रदेश मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 अप्रैल को प्रदेश मुख्यालय बिलासपुर में बीएसएनएल प्रांगण में केंद्र सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीतियों, केंद्रीय वित्त विधेयक 2025 में पेंशनर्स हितों के विरुद्ध प्रावधानों को समाप्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर बीएसएनएल के पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी संघ ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने नारेबाजी की। बीएसएनएल इन प्राइवेट कंपनियों की तुलना में हम लोग कंपटीशन करके अभी पिछले वित्तीय वर्ष में कई हजारों करोड़ रुपया प्रॉफिट में आ गए हैं, लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारियों का और पेंशनर अधिकारी कर्मचारियों का वेज रिवीजन हमारा 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है। तो इसको लेकर भी हम लोग वर्किंग यूनियन भी आंदोलन में चल रही है। हमारे पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के मुद्दे भी हम लोग आंदोलन में चल रही। कई कोर्ट में गया है, कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय भी आ चुके हैं। लेकिन आज वर्तमान में आप देखे होंगे संसद के अंदर में 24% सांसदों की, विधायकों की वेतन वृद्धि में और फैसिलिटीज में जो बढ़ोतरी की गई है, ध्वनि मत से पास करके इन नेताओं के लिए पेंशन बढ़ा दी गई है। जब हम लोग 40 साल उससे अधिक समय 35 साल से ऊपर से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करने के बाद जो आखिरी में हम लोग रिटायरमेंट की स्थिति के बाद पेंशनर के मुद्दों को लेकर ये भी पूरे देश भर में आंदोलन करना और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, ये रणनीति मैंने जो हमारी लड़ाई चल रही है, ये तो सरकार की शर्मिंदगी की बात है। अपनी सुविधा के लिए ध्वनि मत से बात करता है कि लाखों कर्मचारी अधिकारी जो 40 वर्ष से समय देकर जो इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा दिया गया है, तो उन चीजों के लिए जो मांग करके आंदोलन करके हम लोग जो है सरकार को मनाना पड़ रहा है, ये बहुत निंदनीय बात है और शर्मिंदगी की बात है। हम महसूस करते हैं कि सरकार को जल्दी सद्बुद्धि आ जाए, हमारे पेंशनर को और जो वर्किंग एम्प्लॉयज, वर्किंग अधिकारी को पे कमीशन जो है
शीघ्र जो है लागू किया जाएगा। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर जैसा हमको निर्देश मिला, उसके अनुसार जो हमारी 4 सूत्रीय मांग है, जिसमें एक वित्त विधेयक 2025 है जो अमेंडमेंट किया जा रहा है मिसेस सीतारमण द्वारा जो है उसको वापस लेने का एक है। दूसरा क्या है कि पेंशनर्स एसोसिएशन में जो जूनियर पेंशनर्स हैं, जो मैंने पास्ट के जो पेंशनर्स हैं और वर्तमान के जो पेंशनर, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो हमारे आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जजमेंट का उल्लंघन है। जो DS नकारा वाले केस में जो है 5 जस्टिस ने जो जजमेंट दिया था कि पेंशनर्स की जो उनको जो लाभ मिलता है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कि ये जूनियर पेंशनर, ये सीनियर पेंशनर, वो नहीं होना चाहिए। हाँ? और 1 मांग और है हमारी, जो एक पेंशन रिवीजन के मामले में। पेंशन रिवीजन हमारा मामला चल रहा है दिल्ली में, हाई कोर्ट में। अभी 22 अप्रैल को जो सुनवाई है, पहले सिंगल बेंच सुन रहा था, अभी वो DB में चला गया। यानी 2 जस्टिस मिलकर उसकी सुनवाई करेंगे, उसमें आर्गुमेंट सुनना है और उसके बाद वो उसका जजमेंट देने का है। तो ऐसा करके जो है हमारी 4 मांगे जो हैं, वो 4 मांगों में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो पेंशनर्स के साथ, जो पेंशनर्स के हित के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद सरकारी विभागों में कर्मचारियों के अटेंडेंस को लेकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन लगवाई गई, जहां बुधवार से सभी कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाई है। आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी से आम जनता को हो रही परेशानियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक मशीन लगवाने के निर्देश दिए थे, जिसे अमल में लाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि जिला कलेक्टर अवनीश शरण की मंशा के अनुरूप बायोमेट्रिक मशीन में लगवाया गया है। इसके अलावा अब वो खुद कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नजर रखने, कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने की बात कही है। जिला प्रशासन की ओर से राज्य शासन की मंशा के अनुरूप हमारे जिले कलेक्टर महोदय ने सभी विभागों को TL की बैठक में निर्देश दिया था कि बायोमेट्रिक्स प्रणाली का उपयोग करते हुए आगामी माह का वेतन आहरित किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग की ओर से तत्काल बायोमेट्रिक मशीन क्रय करते हुए सभी कर्मचारियों का पंजीयन किया गया है, और पंजीयन शुरू होने से ये भी देखने में मिल रहा है सभी कर्मचारी समय पर उपस्थित होकर के अवेयर हो गए हैं, और कुछ अभी प्रारंभिक स्थिति है, कुछ विलंब से भी आए हैं। तो लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होगी, क्योंकि इसके साथ वेतन का मामला जुड़ा हुआ है। तो मेरा भी प्रयास अधिकारी के रूप में है कि उनकी उपस्थिति में सुनिश्चित करवाऊं समय पर, और उन्हें हमारे जिले का शिक्षा विभाग का काम सही उपस्थिति के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न हो। बुधवार को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे और यादव समाज द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद वे छत्तीसगढ़ भवन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। देवेंद्र यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अब दम नहीं बचा है, इसलिए ED और पुलिस का सहारा लेकर अपने विरोधी पार्टी के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। भिलाई विधायक ने कहा कि हिम्मती व्यक्ति प्रतिस्पर्धा को खुशी से लेता है, पर ये संगठन डरपोक है। देवेंद्र यादव ने ED और पुलिस को भाजपा का पॉलिटिकल टूल्स बताया। वहीं बलौदा बाजार हिंसक मामले ने देवेंद्र यादव ने कहा कि मैं करीब 200 दिन जेल में रहा। मुझे बलौदा बाजार कार्यक्रम में शामिल होने आमंत्रित किया गया था, जहां मैंने आवाज उठाई कि सतनामी समाज के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, तो मुझे भी जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं ने मिलना जुलना हो रहा है और बिलासपुर से जुड़े मुद्दे हमारे लिए प्राथमिक हैं। आज यादव समाज के कार्यक्रम में बिलासपुर आगमन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में आज सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से, साथियों से मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार ED का छापा पड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में दम बचा नहीं है, इसलिए बीजेपी ED, CBI, पुलिस, इसके जरिए उनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, जो इनके खिलाफ बात करते हैं, उनको डराने का, दबाने का, जेल में डालने की कोशिश कर रही है। एक हिम्मती व्यक्ति कभी भी प्रतिस्पर्धा
को खुशी से लेता है, लेकिन ये संगठन हिम्मती नहीं है, डरपोक संगठन है। इसलिए ये संगठन सामने प्रतिस्पर्धा ही खत्म करना चाहता है। इसलिए ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस, ये इनके पॉलिटिकल टूल्स हैं, इसका इस्तेमाल करता है। आपने कहा बिहार से आके 2 दिन यहाँ बिलासपुर में प्रवास रहेगा आपका 2 दिन, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए, ऐसा है, बिलासपुर की जनता ने बहुत स्नेह दिया है, बिलासपुर के कांग्रेस जनों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, लोकसभा चुनाव लड़ने का यहाँ पर अवसर मिला है। और मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव के परिणाम तो समय पर आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ से जो हमारा संपर्क है, जो रिश्ता है, वो स्थायी है। यहाँ की जनता के विषय हों या संगठन के विषय हों, सभी में लोगों के साथ खड़े रहना है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश सचिव ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, पर जानकारी होने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी तो कभी यूजीसी मापदंड को किनारा कर भारतीय प्रक्रिया की जा रही है। रंजन सिंह से कहा कि कमीशन के चक्कर में विश्वविद्यालय में टेंडर प्रक्रिया में भी घोटाला किया गया, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने गुरुवार से शव यात्रा की शुरुआत की है। सज्जन सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन मृत हो चुका है, जिसे देखते हुए 13 दिन तक ये कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें दशक गात्र मुंडन से लेकर 13वीं का कार्यक्रम भी किया जाएगा और 13 दिनों के अंदर अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उच्च शिक्षा विभाग का घेराव किया जाएगा। अगर देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, हो सकता है मृत हो गए हैं, तो क्यों ना इसका शव यात्रा निकाल दिया जाए।
आज ये हमारे कार्यक्रम का शुरुआत है शव यात्रा के साथ। ये कार्यक्रम आगामी 13 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें दशगात्र मुंडन से लेकर 13 तक का कार्यक्रम होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग मृत हो चुकी है। उनको सुनाई नहीं देता। आज से 3 महीने पहले हमने लेटर लिखा था कि हमारे विश्वविद्यालय में 3 साल से कुलसचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। साहब, आप कुलसचिव की नियुक्ति कीजिए। माननीय राज्यपाल ने संज्ञान में लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था कि यहाँ कुलसचिव की नियुक्ति की जाए, लेकिन यहाँ के कुलपति का ऐसा क्या सेटिंग है कि वो हमेशा अपने चहेते जो ऐसे कुल सचिव जिनका प्रमोशन ही गलत तरीके से हुआ है, जो आज पिटीशन दायर है हाई कोर्ट में, बावजूद इसके बिना अपात्र व्यक्ति को, बिना किसी योग्यता के व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप में बैठा कर रखे हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे स्क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमाकर उसका बहना रोकता है। इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भाग में जरा सी चोट लग जाने पर बहुत अधिक मात्रा में खून का निकलना आरंभ हो जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जिसे देखते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनी CSR के माध्यम से हीमोफीलिया के मरीजों की मदद करने आगे आई है, जिसके तहत इंटर्न्स फाउंडेशन के द्वारा बिलासपुर के लायंस क्लब में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन किट डिस्ट्रीब्यूशन और फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग का कैंप लगाया गया, जिसमें 40 से अधिक मरीजों को फैक्टर दिया है। बता दें कि एक फैक्टर की कीमत 10 से 12 हजार होती है, जिसे देखते हुए इंटर्न्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस शिविर से हीमोफीलिया के मरीजों को काफी मदद मिलेगी। हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि CSR के थ्रू हीमोफीलिया के पेशेंट की मदद कर रहे हैं, और आज हमने हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ इन्फ्यूजन ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी किट डिस्ट्रीब्यूशन और फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग का कैंप लगाया है, जिसमें हमने कम से कम 40 से ऊपर पेशेंट को फैक्टर दिए। एक फैक्टर की कीमत 11 से 12 हजार की होती है। तो हमने कोशिश किया है कि ऐसे पेशेंट जिनको फैक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इमरजेंसी के केस में या कभी भी जब फैक्टर अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के पास या कोई सोर्स नहीं है, वो उनका यूज़ कर सके। दूसरी चीज़ जो किसी को भी नहीं पता है, वो फिजियोथेरेपी के जो फायदे हैं पेशेंट के लिए, वो है कि उनको काफ़ी हद तक मदद हो सकती है और वो एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं अगर वो डेली फिजियोथेरेपी करें। तो इसीलिए हमने उनको फिजियोथेरेपी की भी ट्रेनिंग दी है। तारबार थाना इलाके में आने वाले विनोबा नगर में एक व्यक्ति पर दबंगई करने का आरोप लगा है, जिसमें विनोबा नगर निवासी अरुण लाल ने विनोबा नगर स्थित रमेश गहलोत के गोडाउन जबरन ताला जड़ दिया। जानकारी के अनुसार अरुण लाल इससे पहले भी रमेश गहलोत की दुकान की दीवार और ताला तोड़ चुके हैं, जिनके खिलाफ तारबार थाने में चोरी का अपराध दर्ज है। वहीं अब एक बार फिर अरुण लाल ने रमेश गहलोत की दुकान में अपना ताला जड़ दिया है, जिसे देखते हुए रमेश ने इस बात की शिकायत तारबार थाने में करनी चाहिए, पर थाना प्रभारी ने उन्हें ये कहकर चलता कर दिया कि ये सिविल का मामला है। जानकारी के अनुसार अरुण लाल और उनके परिवार में विनोबा नगर स्थित में दुकान और मकान पर विवाद का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका फैसला आते तक लाल परिवार में जहां जिसका कब्जा वो वहां स्थापित, जिसे देखते हुए अरुण लाल की बहन अर्चना लाल ने अपने कब्जे की दुकान और गोदाम को रमेश गहलोत को किराए पर दिया है, पर उनका भाई अरुण लाल जबरन गोदाम में अपना ताला लगा दिया है, जिससे रमेश गहलोत का सामान गोदाम के अंदर ही रह गया, जिसे बाहर निकलवाने के मदद के लिए रमेश तारबार थाने पहुंचे, पर इस मामले में थाना प्रभारी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। विनोबा नगर में मेरा मकान है, उसमें मेरा भाई ताला तोड़ के घुस गया है और वो वापस नहीं कर रहे हैं। मेरे और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, मैं वहीं पर रहती थी, मेरे को भगा दिया है और अपना ताला लगा दिया है। इसके बाद क्या बोलते हैं, तब इनको बेड आराम कर रही थे 2 महीना के लिए ऑपरेशन करवा के, इनको बुलवाया कि भैया अपना सामान निकालूंगा, मैं मेरा सामान कीमती रखाया हुआ है। तो उनको बुलाए तो अरुण लाल का वहाँ ताला काट के अपना ताला लगा दिए, जिसको सूचना तारबहार में दिए। तारबहार TI बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सिविल की केस है।
मैं कहा सर मैं किराएदार हूँ, सिविल के कैसे भाई भाई बहन का मैटर है, मैं तो किराएदार हूँ, मालिक तो अभी मैं हूँ, मेरे को दिया गया है, तो इसके लिए भी एक्शन लीजिए, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। छत्तीसगढ़ में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले युवक ने 10 साल बाद सरनेम बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर की। वह अपना सरनेम सिद्धार्थ से नायक कराना चाहता था। केस की सुनवाई के दौरान पता चला कि वो केवल ज्योतिषी के कहने पर सरनेम बदलना चाहता है, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ज्योतिषी की सलाह कानूनी आधार नहीं हो सकती, लिहाजा कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। दरअसल भिलाई निवासी अमित सिंह सिदार ने सेक्टर 6 स्थित MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 24 मई 2005 को 10वीं और 23 मई 2007 को 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसकी अंक सूची में नाम अमित सिंह सिदार और पिता का नाम बसंत सिंह सिदार दर्ज है। 10 साल बाद 2016 में अमित और उसके पिता ने सरनेम बदलने के लिए उड़ीसा के झारसुगुड़ा कोर्ट में हलफनामा दिया। इसके बाद उड़ीसा कटक के राजपत्र में 18 मार्च 2016 और 26 अप्रैल 2016 को नए नाम प्रकाशित कराए। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2005 और 2007 में परीक्षा पास की, 2017 में नाम बदलने का आवेदन दिया। याचिका में नाम बदलने का कोई वैध कारण नहीं बताया गया, सिर्फ ज्योतिषी की सलाह को आधार बनाया गया। यह कानूनी आधार नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी भाजपा पार्टी के 36 नेताओं में सत्ता में भागीदारी दी है। सरकार ने 34 निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं। इसमें यादव समाज से एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया है, जिसे लेकर शिवसेना के जिलाध्यक्ष रेवती यादव ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार यादव समाज को हर पदों के लिए उपेक्षित कर रहे हैं, जिससे यादव समाज के लोगों में काफी पीड़ा पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर महापौर चुनाव में भी यही स्थिति निर्मित हुई थी। निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन के दौरान निर्मित हुई है, जहां भी यादव समाज के वर्ग को इन पदों के लिए काबिल नहीं समझा गया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज ओबीसी वर्ग की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली जाति है। इन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने से यादव समाज की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में यादव के मान सम्मान यदि कहीं मिल सकता है तो शिवसेना में मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में शिवसेना पार्टी तीसरी बड़ी शक्ति बनकर आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी के तर्ज पर काम कर रही है। कल छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जारी किया हुआ भाजपा के 36 नेताओं से भाजपा भागीदारी दी गई है। सरकार में 34 निगम मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। इसमें से कोई भी यादव को कोई पद नहीं दिया गया है। क्या यादव भाजपा जो है उसमें कोई यादव सदस्य नहीं है या फिर कोई कार्यकर्ता नहीं है, जिसमें से कोई भी पद के लिए क्या उन लोग काबिल नहीं होंगे? मुझे तो लगता है कि ये सब यादव जाति को पीछे करने के लिए ही ये सब गणना की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके में आने वाले तेलीपारा में स्थित गद्दा और फोम के गोदाम में आगजनी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले लोगों ने आगजनी की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सकरी गली में संचालित मरीन ट्रेडर्स गद्दा गोदाम तक दमकल ना पहुंच पाने की वजह से आग पर काबू पाने काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग इतनी भीषण थी कि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेलीपारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाली गली में स्थित फोम के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। इस आगजनी की घटना में लाखों का सामान जलकर खाक होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें, गद्दा गोदाम के पास कई घर मौजूद है, जहां सैकड़ों परिवार रहते हैं। तंग गली में इस तरह से गद्दा गोदाम का संचालन करना एक बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग की लपटों में आसपास मौजूद घरों की अपनी चपेट में ले सकती थी, जिसे देखते हुए ऐसे गोदाम और दुकान संचालकों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो सकरी गलियों और आवासीय परिसर में संचालित हो रहे हैं, जिससे भविष्य में ऐसी घटना से बचा जा सके। वार्ड के आरके बुट हाउस गली में अचानक आग लग गई है, ऐसा पता चला तो आकर के यहाँ देखा गया तो आग बहुत भीषण लगी हुई थी
तुरंत ही दमकल वगैरह को कॉल करके बुलाया गया और 112 में भी प्राथमिक सूचना दे दी गई थी। तो उसके तहत एम्बुलेंस वगैरह भी सब आ गई थी। हालांकि कोई ये आदमी अंदर था नहीं, तो वैसा कोई बड़ी घटना होते होते बच गई है। और सामान तो काफ़ी जो था लगभग पूरा जल ही गया है, तो नुकसान तो अच्छा खासा हो गया है। जो भी परिवार से मरीज वाले दिया था, आग में तो काबू पा लिया गया है। और लेकिन इस तरह की आगे घटना ना हो, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा निगम से भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक गली में जो भी यहाँ पास के मतलब अवैध गोदाम बनाए गए हैं, उनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई करने की कृपा करें। जी, व्यवस्था अनुसार यहाँ जो भी है इसका उपाय देखना चाहिए निगम प्रशासन को, और स्थानीय लोगों को इसका विरोध भी करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई घटना ना हो। इस तरह की घटनाओं से भविष्य में बचा जा सके। और घटना घटित हो जाती तो उसे संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे दमकल आदि, पानी घुसने की व्यवस्था। जैसा अभी दिक्कत है, इस गली में गाड़ी नहीं आ सकती, कम से कम थोड़ा कुछ यहाँ व्यवस्था ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे दुकानों को हटाना चाहिए, गोडाउनों को हटाना चाहिए, गोडाउन को हटाना चाहिए। ये तो आवासीय है ना, इसको तो कमर्शियल कर दिएगा, वो गलत है। आवासीय लोगों को दिक्कत होगा भविष्य में, जैसे आज दिक्कत हो रहा है, आमजन तकलीफ पा रहा है गोदाम की वजह से। ऐसे में कुछ भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। गुरुवार से प्रदेश के 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि और हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे, साथ ही बारिश की स्थिति बनी है। इस बीच अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हालांकि तापमान में कुछ डिग्री गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ से विदर्भ एवं मराठवाड़ा होते हुए मध्य महाराष्ट्र और समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवर्ती परिसंचरण बना हुआ है। इससे समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। रात के समय हल्की ठंडी हवाएं चल रही, वहीं आज हल्की मध्यम बारिश के आसार हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।